आप सभी लोग देखते होंगे कि डेली शाम के 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके शामिल किए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस, आईएएस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और वनडे एग्जाम के लिए कई तरह के क्वेश्चंस एक क्लास से बन सकते हैं और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करिए, उनके आंसर लगाइए, उसके बाद आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ये आप देखेंगे 5वां टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट आपके कवर कर चुके हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से एक बात और कह रहा हूँ कि आप लोग देखते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग स्टडी मटेरियल का अंबार लगा लेते हैं अपने रूम में। किसी ने किसी किताब का नाम लिया, किसी नोट्स का नाम लिया, किसी कोचिंग के नोट्स का नाम लिया, आप वो खरीद कर ले आते हैं। तो आप देखते हैं कि 50 तरह के नोट्स आपके पास एक सब्जेक्ट ही हो जाते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक किताब को, एक सब्जेक्ट की किताब जो भी है उससे 10 बार आप लोग पढ़ सकते हैं। 10 तरह की किताबें मत पढ़िए। हाँ, मॉक टेस्ट आप लोग जितने अधिक से अधिक हो सकें देने की कोशिश कीजिए, वही आपका बेहतर स्कोर भी बता पाएंगी। और आपको अपनी एक तरह से मालूम चलती है, औकात कहिए सीधी सी भाषा में, कि हमारा लेवल कहाँ है, हम कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, ये आपको करना है। और देखिए एक और बात आप लोगों को याद रखनी है, जो OMR सीट होती है आपकी, इसे भी आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, निर्देश पढ़ लिया करिएगा। और एक गोला भरते समय भी बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि एक बार अगर आप देखते हैं कि गलती हो जाती है OMR सीट में, तो फिर सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 कथन आपको दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। जब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, तो इस लाइन को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है कि इसमें सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। इसी में आप देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप देखते हैं कि क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं। और एक क्वेश्चंस गलत होता है तो मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक आपको करना है। इसमें सही पूछ रहा है फिलहाल आपका। और इसमें आप देखेंगे पहला कथन कह रहा है आपसे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना 2010 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा की गई। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम इजराइल के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है। बताइए। तो आप लोगों को बता दूं, क्या बता दूं, कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना 2001 में हुई थी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के द्वारा की गई थी। यह काउंसिल विभिन्न सेवाओं, जिनमें आप देखिए नए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सेवाएं और ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं, प्रदान करती है। और इंडियन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस भी आयोजित करता है, जो हरित भवनों पर वार्षिक कार्यक्रम है। आप देखेंगे पहला कथन बिल्कुल गलत था। और अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है। दूसरा इसलिए आप देखते हैं गलत था। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, लेकिन इसमें सही पूछा था आपसे, तो आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, ठीक है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो आप OMR सीट देखेंगे ना, उसमें आपको डी गोला भर देना है। क्या कर देना? डी गोला भर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने आप देखेंगे कि कितने कथन दिए गए हैं। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि हरित भवन में नवीकरणीय स्रोतों सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किंतु बायोमास ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि गृह एक रेटिंग तंत्र है, जिसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करने में मदद करना है। और तीसरा कह रहा है कि गृह हरित भवन के पूरे जीवन चक्र के पर्यावरणीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है। बताइए, इसमें से सही आप लोगों को चुनना है। हरित भवन परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में कमी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और पवन तथा बायोमास के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दिन के प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया।
और गृह समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग है। और गृह भारत का एक राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र है। यह अपशिष्ट एवं संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रभाव के न्यूनीकरण के प्रयास करता है और इसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करने में मदद करना तथा दक्ष संसाधन उपयोग और एवं संसाधन क्षमता का संवर्धन कर भवन में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना है इसका। तो आप देखेंगे दूसरा और तीसरा तो ठीक है, पहला गलत था, इसमें पहला गलत था और इसमें सही पूछा है आपसे, तो आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन, क्योंकि 2 और 3 ठीक है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आप देखेंगे कि आपको 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं और आप देखेंगे कि इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए यही परेशानी आपको खड़ी हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि सही पूछ रहा होता कि सही है, तो आप देखते इसका आंसर अलग होता। अब यहां पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो क्या लगाओगे आप लोग? तो इसमें आप देखेंगे, पहला देखिए, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता व्यवसायिक भवनों की ऊर्जा मांग में वृद्धि करने हेतु लागू किया गया था। दूसरा कह रहा है कि हरित भवन का पारिस्थितिकीय संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा कह रहा है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता जिन व्यवसायिक भवनों का जुड़ा हुआ भार 100 kW होता है के लिए निम्नतम ऊर्जा मानक तय करता है। बताइए, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता भारत सरकार द्वारा अपनाई गई द्वारा मई 2007 को नए व्यवसायिक भवनों हेतु उनकी अवस्थिति और उनके जलवायु जोन के आधार पर भवनों की ऊर्जा मांग को न्यूनतम करने हेतु लागू किया गया था। इसलिए आप देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है, क्या है, सही नहीं है पहला। और हरित भवन, ये आप देखते हैं कि हरित भवन का पारिस्थितिकीय संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से स्वयं की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसलिए आप देखें दूसरा भी गलत है। और तीसरा, एक हरित भवन निवल शून्य या कम कार्बन फुटप्रिंट उत्पादित करता है या अन्य हानिकारक उत्सर्जन में कटौती करता है। तो तीसरा आप देखेंगे ठीक है, इसमें क्या है, तीसरा ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है इसमें। और लेकिन गलत ही पूछा है, तो आप लोग ए ऑप्शन लगा दोगे, केवल 1 और 2 सही नहीं है, तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कराए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बचपन में आप लोग जोड़ियां मिलाती थी ना 10th 12th में, उसी तरह की जोड़ियां आपको ये बनानी है। सूची 1 में नीति दी गई, सूची 2 में आपको नीति निर्माण का साल दिया गया है। और ये कह रहा है कि समन्वय ऊर्जा नीति, तो ये आप देखें 2006 में। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2005 में। कब? 2005 में। भारतीय सौर ऋण योजना 2003 में। बचत लैंप योजना 2009 में। कब? 2009 में। तो आप देखेंगे इस तरह से, क्या देखेंगे, समन्वय ऊर्जा नीति कब है? 2006 में, यानी कि ए दूसरे से मेल खाएगा। और आप देखेंगे कि नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति ये 2005 में, यानी कि आप देखिए तीसरा आपका बी तीसरे से सही जोड़ी रहेगा। और सी कह रहा है भारतीय सौर ऋण योजना, ये आपकी 4 से 2003 की बात है। बचत लैंप योजना ये 2009 में, यानी कि इसमें आप देखेंगे ए 2 से खा रहा है, ए 2 से, इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन होगा। ए 2 से खा रहा है, बी 3 से मेल खा रहा है, सी 4 से और डी 1 से, यानी कि इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, INCCA द्वितीय मूल्यांकन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लघु अवधि प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है 4 में से? पहला कह रहा है कि भारतीय तटों के साथ माध्य समुद्री स्तर में 1.3 mm प्रति वर्ष की वृद्धि अनुमानित है। और दूसरा कह रहा है कृषि मक्का व ज्वार फसलों में 50% तक उत्पादन में कमी की संभावना है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय तटों के साथ के समुद्री स्तर में वृद्धि से मैंग्रोव डूबेंगे और आर्द्रभूमि की लवणता घटेगी। 4 कह रहा है कि आजीविका व जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बचाइए इनमें चारों में से आप लोगों को सही क्या चुनना है? सही ऑप्शन चुनना है आप लोगों को।
INCCA द्वितीय मूल्यांकन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लघु अवधि प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन 4 कथनों को पढ़िए और सही आप लोग चुनिए। बताइए। इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट है ना, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि INCCA द्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लघु अवधि प्रभाव के अंतर्गत कृषि पर प्रभाव, समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, पशुधन की उत्पादकता, प्राकृतिक पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में प्रभाव निम्नलिखित है। प्राकृतिक पारितंत्र एवं जैव विविधता पर मिश्रित प्रभाव रहने का अनुमान है। भारतीय तटों के साथ के समुद्री स्तर में वृद्धि में से मैंग्रोव डूबेंगे एवं आर्द्रभूमि की लवणता के बढ़ने के आसार हैं। और फिर कह रहा है तापमान में वृद्धि तथा जल स्तर में वृद्धि के साथ जैव विविधता प्रभावित होगी और इस पर नकारात्मक प्रभाव रहने के आसार हैं। जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव से आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उत्तर पूर्वी भारत में शीत वर्षण में कमी और तथा ग्रीष्म वर्षण में वृद्धि होगी तथा रात्रि समय के तापमान में वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र में धान उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। INCCA की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 1990 की तुलना में 2030 तक तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी और तथा जलवायु परिवर्तन तीव्रता में आप देखिए 2 से 12% की वृद्धि होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आप देख रहे हैं कि सही पूछ रहा है, तो पहला ठीक है, एक दूसरा ठीक है, तीसरा और चौथा आप देखते हैं गलत है। इसमें 1 और 2 सही है और सही पूछा है आपसे, तो इसमें ए ही ऑप्शन होगा आपका। 1 और 2 कथन बिल्कुल ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि INCCA की CCA द्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 4 कथन दिए गए हैं। कितने? 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से आप देखेंगे कि सही है पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो INCCA की द्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट 2070 के लिए केंद्रित है। INCCA की द्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में शीत वर्षण में वृद्धि तथा ग्रीष्म वर्षण में कमी के आसार हैं। और तीसरा कह रहा है पश्चिमी घाट पर का उत्तरी क्षेत्र अधिक वर्षा का अनुभव करेगा, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा में कमी होगी। और 4 कह रहे हैं हिमालय क्षेत्र में 1970 की तुलना में 2030 में जलवायु परिवर्तन तीव्रता में 2 से 12% की वृद्धि होगी। पीछे वाले क्वेश्चंस में आप देखिए काफी हद तक इसे देख चुके हैं। INCCA द्वितीय मूल्यांकन ऐसा पहला मूल्यांकन है जो 2030 के लिए केंद्रित है। इससे पहले के सभी मूल्यांकन 2070 या उसके बाद की अवधि पर केंद्रित थे। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। आप देखते हैं कि केवल 4 इसमें सही है। क्या? 4 सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसमें। और पिछला वाला भी आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, वही है लगभग, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपका। गोला क्या कर दोगे? बी भर दोगे आप लोग। जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन पर भारतीय तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करिए आप लोग। और इस पे आप लोगों को कितने? 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां आप लोग देखिए सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है? सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि ग्लेशियरों, मानसून एवं समुद्री जल स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी तथा भारत के अनुकूल रणनीति तैयार करने हेतु INCCA तंत्र लाया गया है। दूसरा कह रहा है नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2009 में INCCA को लाया गया है। और तीसरा कह रहा है INCCA प्रत्येक 3 वर्ष पर जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है और तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधित खतरे एवं संभावना के प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण भी करता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा आप देखेंगे गलत है। अक्टूबर 2009 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा INCCA को लाया गया था। कथन दूसरा आप देखिए इसलिए गलत है। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और INCCA इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट प्रत्येक 2 वर्ष पर जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है। इसलिए आप देखिए तीसरा भी गलत है, लेकिन पहला इसमें ठीक था। लेकिन इसमें आप देखिए सही नहीं है पूछा है, तो 2 3 सही नहीं है, 2 भी सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। केवल 2 और 3 सही नहीं है, पहला बिल्कुल ठीक है। इसमें पहला क्या है? बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन का उद्देश्य ऐसे तंत्र को तैयार करना जो भावी ऊर्जा बचत अधिग्रहण द्वारा सभी क्षेत्रों में वित्त मांग प्रबंधन कार्यक्रमों में सहयोग करे। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रीय जल मिशन में सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है। बताइए भैया जी। राष्ट्रीय जल मिशन को 6 अप्रैल 2011 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई और इसके अंतर्गत जल संरक्षण व वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बेहतर करने के लिए वाटर न्यूट्रल अथवा वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने और बड़े स्तर के सिंचाई कार्यक्रम जो छिड़काव, ड्रिप सिंचाई, नाली सिंचाई पर निर्भर है को प्रोत्साहन करने हेतु प्रोत्साहन ढांचा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें आप देखिए, पहला तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, दूसरा आप देखते हैं गलत कह रहा था। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? सही पूछ रहा है तो पहला ठीक था, केवल एक कथन ठीक था, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, हिमालय तंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय तंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। क्या सही है पूछ रहा है। इस मिशन को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इस मिशन को 2008 में शुरू किया गया था। यह मिशन हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने, उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। और तीसरा कह रहा है, इस मिशन के अंतर्गत वन भूमि की सुरक्षा और इससे बढ़ोतरी हेतु सामुदायिक संगठनों और पंचायतों को प्रोत्साहन देकर इन पारितंत्रों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 3 कथन है, इनमें से सही आपको चुनना है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 28 फरवरी 2014 में हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया। यह मिशन हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने, उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय विकसित करने के लिए शुरू किया गया। तो दूसरा ठीक है। और इस मिशन के अंतर्गत वन भूमि की सुरक्षा और इसमें बढ़ोतरी हेतु सामुदायिक संगठनों, पंचायतों को प्रोत्साहन देकर इन तंत्रों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें आप देखिए तीसरा भी ठीक है, यानी कि 2 3 ठीक है, पहला आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 2 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 3 क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीति ज्ञान मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीतिक ज्ञान मिशन के संदर्भ में दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि 4 दिए गए हैं ABCD के रूप में, तो 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा, वही गलत चुन लेना है। पहला कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीतिक ज्ञान मिशन जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं में उच्च गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। दूसरा कह रहा है, यह देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की जलवायु संबंधित शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संरचनाओं की स्थापना में सहायता देगा। और तीसरा कह रहा है, इस मिशन का उद्देश्य शहरी नियोजन एवं निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु दीर्घकालिक परिवहन योजना बनाना, उसके क्रियान्वयन पर बल देगा। और डी कह रहा है, इस मिशन के अंतर्गत अनुसंधान में सहायता के लिए एक जलवायु विज्ञान अनुसंधान निधि का भी प्रावधान है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या आपका सी ऑप्शन ही होगा गलत। क्या होगा? सी ही सही नहीं है। बेहतर शहरी नियोजन और निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु दीर्घकालिक परिवहन योजना बनाना राष्ट्रीय सतत विकास पर्यावरण मिशन का उद्देश्य है, ना कि जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान का। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक था। क्या पहला ठीक था? दूसरा भी ठीक था और चौथा ठीक था। तीसरा यानी कि सी गलत था, लेकिन गलत ही पूछा था, सही नहीं पूछा था ना, तो सी लगा दिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 कथन दिए गए, इन दोनों में से सही कथन आपको चुन लेना है, सही कथन का चुनाव करना है। राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों में शामिल है।
दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को 24 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। बताइए भैया जी क्या होगा इसमें? सही पूछ रहा है ना। तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल 8 मिशन हैं। इसमें आप देखिए राष्ट्रीय जलवायु मिशन हो गया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अनुकूल विनियामक और नीति व्यवस्था बनाकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों इसमें गलत हैं। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 24 अगस्त 2009 को लाया गया था। तो इसमें आप देखेंगे दोनों गलत हैं, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय ऊष्मन भारत में पेयजल उपलब्धता में कमी, समुद्री अम्लीकरण तथा तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए भारत ने 22 अप्रैल 2014 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीसरा कह रहा है भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई थी। बताइए भैया जी इन तीनों में से कौन होगा? तो आप देखेंगे कि पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय ऊष्मन भारत में पेयजल उपलब्धता में कमी, समुद्री अम्लीय तथा तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सकती है। और ग्रीन हाउस UNFCCC के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए आप देखिए दूसरा गलत है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई थी। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा लेकिन इसमें गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। 1, 3 सही है, यानी किसी ऑप्शन होगा। केवल 1 और 3 कथन ठीक है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो आप देखेंगे पहला कह रहा है विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर विश्व औसत से अधिक है। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रभावित होने का खतरा है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर पिछली शताब्दी में सतत वायु तापमानों में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। और 4 कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा ऋतु के समय वर्षा में पिछले 100 वर्षों में सामान्य से आप देखिए 6 से 8% की कमी पाई गई है। विश्व बैंक की एक तो बात हुई है। एक बात आप लोगों को बता दूं, इस तरह के जो संगठन है ना, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। वर्ल्ड बैंक हो, WTO, UNO हो, ठीक है, WHO हो। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो आप देखेंगे जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जरूर याद रखिएगा। भारत भी इसका सदस्य है। 189 देश इसके सदस्य हैं। आपने देखा होगा प्रमुख रिपोर्टें भी जारी की जाती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती थी ना, जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी। अब तो प्रकाशन बंद हो चुका है। इसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक भी जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन दर विश्व औसत से कम है। विश्व बैंक के अनुसार अन्य प्रमुख देशों की प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर आप देखिए मेट्रिक टन में विश्व में 5% है। भारत में आप देखिए 1.6%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 16.4%, यूरोपीय यूनियन में 6.7%, जापान में 9.8%, चीन में 7.6%। इसलिए आप देखिए पहला गलत हो गया। और आप देखेंगे कि IPCC की 4वीं और 5वीं रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रभाव होने का खतरा है। दूसरा ठीक है इसमें। और आप देखिए भारत के राष्ट्रीय संचार नेटकॉम के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पिछली शताब्दी में सतह वायु तापमान में आप देखिए
1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। यानी कि आप देखेंगे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि तीसरा गलत है आपका। और भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर अधिक नहीं देखा, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर वर्षा ऋतु के दौरान भिन्नता पाई गई है। भारत में पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा ऋतु के समय वर्षा में वृद्धि पाई गई, जो पिछले 100 वर्षों में सामान्य से 10 से आप देखिए 12% तक थी। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, केरल के कुछ भागों में मौसमी वर्षा में पिछले 100 वर्षों में सामान्य से 6 से 8% की कमी पाई गई। ये 4 भी आपका गलत है। तो इसमें आप देखिए केवल दूसरा ही ठीक था और सही नहीं पूछा है। तो 1, 3, 4 सही नहीं है, 1, 3, 4 सही नहीं है। यानी कि आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी। 1, 3, 4, 1, 3, 4 यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा, भर दिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर हम लोगों ने देख लिए हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, कोई आपका सवाल है, मेरे लिए सुझाव है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।